हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग संगीत से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप लोग के लिए बता दूँ, चाहे आप लोग का बीपीएससी हो, एसटेट हो, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस बी या फिर अदर जो भी प्रकार की संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी लोगों के लिए जो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास प्रश्न होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एसटीईटी का एग्ज़ाम जो है अभी जस्ट होने ही वाला है। देखिए, एक ये वायरल न्यूज़ उसका चल रहा था, एक नोटिस आया था उसका कि एग्ज़ाम के डेट को लेकर कि आगे कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैंने भी उस चीज़ को पोस्ट किया था यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम डेट आगे हो गया, लेकिन नहीं, वो गलत था, ठीक है? जब आया था तो मुझे भी लगा कि भई इलेक्शन का माहौल है तो हो सकता है, लेकिन जब मैंने उस चीज़ों को देखा तो पता चला कि वो नोटिस जो था वो आप लोगों का वो फ़ेक था, ठीक है? फ़ॉल्स था। तो जो आपका एग्ज़ाम डेट दिया गया है एसटीईटी का, वही जो है एग्ज़ाम डेट जो है अपने समय पे ही होने वाला है, ठीक है? ऐसा कोई जो है अपडेट तो अभी तक नहीं आया है। नोटिस आया था वो गलत था, बिल्कुल आप लोग के लिए बता दें। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम बारी-बारी से सारे प्रश्नों के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए और बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को कवर कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भले ही आप लोगों के लिए ऑप्शन 5 है, लेकिन एसटीईटी में 4 ऑप्शन वाले ही आते हैं। देखिए, 5 ऑप्शन रखे हैं तो 5 से जानकर आप लोग 4 वाला बिल्कुल ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन रखेंगे तो उससे आपका 5 वाला बनाना कवर करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं-कहीं पे क्या होता है कि मैं 2-2 चीज़ जो लेकर आता हूँ ऑप्शन में, 2-2 चीज़ जो होते हैं, तो वहाँ पे 1 से अधिक वाला ऑप्शन लगाकर हम कर लेते हैं। लेकिन अगर 1 ही लाएँगे तो 1 ही चीज़ मिलेगा ना, तो अच्छा है ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ताकि 2 चीज़ आप लोग जान जान जाते हैं, है ना? चलिए, हम प्रश्नों को शुरू करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों से बस यही छोटी-सी एक रिक्वेस्ट रहेगी प्यार भरा कि दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाते हैं, तो आप लोग को देखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है पहला नंबर का कि कजरी क्या है? क्या उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का एक गीत है, या गुजरात का एक लोकगीत है, या दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? एक से अधिक इनमें में से कोई नहीं। तो कजरी क्या है? वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गीत है जो कि आपका है कजरी, ठीक है? और कजरी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जो है ये आपका प्रचलित है। अब इनमें से अगर बात करेंगे तो कजरी में, तो इनमें से भी आपका प्रसिद्ध कजरी जो है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की कजरी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है? जिसमें ये जो है लोक गायन का एक क्या है, एक शैली है, जिसमें अगर बात कीजिएगा तो परदेश जो कमाने गए हैं होते हैं ना पुरुष, तो जो है उनके पुरुषों की जो महिला जो है अकेली घर पे रह जाती है, तो वही सब इस चीज़ों को जो है विरह वेदना में जो है गाती हुई व्यक्त करती है, वही आपका क्या होता है, कजरी होता है, ठीक है? और और अगर बात किया जाए ये कजरी की, तो ये जो है आपका कजरी गायन शैली जो आपको बता दिए कि उपशास्त्रीय अंग में गाया जाता है ये, ठीक है? ये और शैली इसकी ठुमरी। चलिए, अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा अगला हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2 का, झप ताल की एक आवर्तन की तिगुन में कितने मात्राओं की होती है, ठीक है? झप ताल की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा की होती है? झप ताल अगर बात कीजिएगा इसमें कितना, क्या 4.2/3 का, 3.1/3 का, 2.1/3, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? झप ताल का एक आवर्तन का तिगुन जो है वो आपका कितने मात्रा का होगा? क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे भाई, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या होता है, 10 है ना? मात्रा झप ताल में कितने मात्रा? 10 मात्रा। अब तिगुन का एक आवर्तन लगा दिया ना, क्या लगा दिया? एक आवर्तन। अगर तिगुन रहता तो हम मल्टीप्लाई करते तब 30 मात्रा का हो जाता, लेकिन यहाँ एक आवर्तन में लेना है, किसका? एक आवर्तन में। तो ये 10 है, 10 मात्रा बटा 3 करना है। अब अगर कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा आपका, 4, ये आपके 3 दूनी 6, ठीक है? 3 3 तिया 9, 3 से लगाइए, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है? एक आवर्तन में, लेकिन एक आवर्तन के तिगुन में। लेकिन अगर पूछता केवल तिगुन, आवर्तन नहीं लगाता, तब फिर आपका 30 होता, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3, यही होगा ना? चलिए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि ध्रुपद शैली के गायन के साथ प्रयोग होने वाला ताल बताएं। 4 ताल,
चार ताल तो होता ही है, मुख्य ताल है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना है, क्या धमार होगा, खेमटा होगा, सूल ताल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो कि ध्रुपद गायन शैली के साथ प्रयोग होने वाला ताल है, तो आपको बता रखे थे ना एक ही साथ कितने तालों के नाम बताए थे, चार ताल, सूल ताल, तिबरा ताल, ब्रह्म ताल, है ना। ये सब ताल जो है आपके किसके साथ, ध्रुपद के साथ। तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सूल ताल आपका हो जाएगा। ठीक है, सूल ताल। और इसकी प्रकृति जो होती है, कहा जाता है ये गंभीर प्रकृति का ताल होता है। कैसा होता है, गंभीर प्रकृति का ताल होता है। देखिए ये आपको, आपके लिए क्या हो रहा है कि एक तो क्वेश्चन हमने ये बता दिया, दूसरा क्वेश्चन ये बता दिया कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, गंभीर होती है। तो एक साथ 3 4 5 क्वेश्चन करवाते चलते हैं, तो मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन एक ही सेशन में आपका कवर हो जाता है ना। तो मान लीजिए कि आपका जो भी टोटल करवाते हैं, हर सेशन आपका महामैराथन है। जब 100 क्वेश्चन पार कर रहे हैं आप लोग, तो क्या है, महामैराथन ही समझ लीजिए। बहुत अच्छे से उसको देखते चलना है। ठीक है, गंभीर होती है। और ये अगर हम इसकी इस ताल की अगर हम बात कर लेंगे, तो इसमें मध्य व अल्प द्रुत लय में वादित होता है। मध्य कैसा, मध्य लय और थोड़ा सा अल्प द्रुत कह सकते हैं, उसमें ये आपका बजता है, वादित होता है। ठीक है, और ये ताल किसका है, ये पखावज के ताल के नाम से जाना जाता है, पखावज का ताल है ये। ठीक है, जैसा कि आपका चार ताल है, सूल ताल है, तिबरा ताल है, ब्रह्म ताल है, ये सब पखावज की ताल है। और पखावज पे ही आपका कौन सा ध्रुपद वादन होता है ना। ध्रुपद की संगति पखावज के साथ होती है। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी लगता है आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो सेशन के अंत में हम आप लोग को जानकारी दे देंगे कि आप लोगों को ये सब क्लास का जितना भी करवाते हैं, जो आपका पीवाईक्यू एसटीईटी का मैंने पीवाईक्यू करवा दिया है। आप लोग के टोटल जितना क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है आपका स्टेट का, वो सारा सेशन का जो है आपका एक साथ हमने करवा दिया है। ठीक है, एक वीडियो में 4 घंटा 10 मिनट का होगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम उस सेशन का लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो कैसे मिलेगा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे छोटा सा मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टोटल उसमें एसटीईटी का पीवाईक्यूज होगा, टोटल जितना भी एग्जाम हुआ स्टेट का टोटल। ठीक है, तो पीडीएफ लेने वाले जो होंगे उनको वो सब भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टोटल वाला, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आड़ कितने मात्रा में आएगी। देखिए पंचम सवारी ताल क्या 18 मात्रा में, 10 मात्रा में, 8 मात्रा में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 4 जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, आड़, आड़ को कहते हैं 3/2, कुआड़ इसको कहते हैं 5/4, आड़ कुआड़, और बियाड़ इसको कहते हैं 7/4, है ना। तो हमें अभी आड़ से मतलब है, यानी 3/2 से मतलब, यानी आड़ी लय जो होता है। ठीक है, तो ये किसमें कह रहा है, आइए देखिए यहाँ पे, पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आड़ जो है, एक आवर्तन, तो हम बताए थे कि एक आवर्तन जब भी मिले तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा आपका हो जाएगा, और इसको आड़ से करा ना, आड़ कितने मात्रा की आएगी, तो आड़ क्या बताए हम, 3/2 बताए ना। तो यहाँ पे जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से 15/3 यहाँ पे रहेगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर आप काटते हैं 3 से, तो 3 पचे 15, बच गया कितना, 10 बच गया। तो कितना आंसर होगा, 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, समझ पाए। उसी तरह से जो भी रहता है आपका, आड़ रहता है, कुआड़ रहता है, बियाड़ रहता है, दुगुन रहता है, तिगुन रहता है, जो भी आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको निकाल लेंगे। समझ गए होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो छूटेगा नहीं आपसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5वां नंबर का, चार ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई किस प्रकार पूरी होगी मेरे भाई, है ना। चार ताल यानी चार ताल मात्रा कितना आना चाहिए ध्यान में, ठीक है, 12 मात्रा। सम से सम तक एक आवर्तन में जो है बेदम की तिहाई कितनी मात्रा में पूरी होगी। क्या यहाँ पे होगा, क्या 3 मात्रा में 8 मात्रा की लयकारी लिखेंगे तो, या फिर 3 मात्रा में 5 मात्रा की लयकारी लिखने पर, या 3 मात्रा में 7 मात्रा की लयकारी, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर 5 है इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि चार ताल में जब हम सम से सम तक जब बेदम की तिहाई लिखेंगे ना, तो ये आपका 3 मात्रा में, ठीक है, 3 मात्रा में जो है आपका 4 मात्रा की लयकारी जब लिखेंगे,
4 मात्रा की तब होगा। ठीक है, तीन में, ठीक है, 3 मात्रा में 4 मात्रा की, तो 4 तिया 12, तभी तो आपका हो जाएगा 12 मात्रा का पूर्ण होगा फिर, है ना? क्योंकि तिहाई जानते हैं क्या होता है, तिहाई 3 बार, है ना, बजता है। तो वो 4 मात्रा की जब हम 3 बार जब कर लेंगे तो वो 12 मात्रा तक पहुंच जाएगा, यानी 4 ताल में। तो हो गया क्लियर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, छठा नंबर का क्वेश्चन है कि किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग होता है? किस ताल में, कौन से ताल में? क्या झुमरा ताल में होता है, रुद्र ताल में, शिखर ताल में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झुमरा ताल। ठीक है, धिन धा त्रिकिट, धिन धिन धागे त्रिकिट, तिन ता त्रिकिट, धिन धिन धागे त्रिकिट, है ना? तो ये आपका झुमरा ताल हो गया। विभाग इसका देख लिया आप लोग, कैसे कैसे बताए, 3 4 3 4, 14 मात्रा का होता है। तो इसमें आपका कितना त्रिकिट प्रयोग हुआ? 4, एक पहले वाला में धिन धा त्रिकिट, ठीक है, पहला वाला, फिर धिन धिन धागे त्रिकिट चौथा, ये दूसरा हो गया यहाँ पे। फिर तीसरे वाला में आता है फिर आपका तिन ता त्रिकिट, ठीक है, ये तीन मात्रा इसमें होता है, धिन धिन धागे त्रिकिट, ये फिर आपका लास्ट में त्रिकिट यानी चौथा वाला। तो चारों विभाग में जो है इसका त्रिकिट का प्रयोग होता है, 4 विभाग और 4 त्रिकिट। ठीक है, रुद्र ताल कितना मात्रा भाई आप लोग को कमेंट करके बता देना है फटाफट, कितना मात्रा? शिखर ताल बता देना है फटाफट कितना मात्रा का ताल है। ठीक है, रुद्र ताल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो रुद्र ताल हो गया और आपका आड़ा चार ताल हो गया, ये सब जो ताले हैं इसमें 2 तिरकिट होता है। ठीक है, रुद्र ताल में 2 तिरकिट, आड़ा चार ताल में 2 तिरकिट, वो सब में 2 तिरकिट लगते हैं, लेकिन झुमरा ताल जो है आपका कितना तिरकिट? 4 तिरकिट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7वां नंबर का, इनमें से कौन 28 मात्राओं की ताल है? कौन? क्या रूपक ताल है 28 मात्रा का, ब्रह्म ताल है, रुद्र ताल है, शिखर ताल है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? यहाँ पे आंसर करेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 28 मात्रा का ताल कौन सा है? ब्रह्म ताल है। ठीक है, ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होते हैं। विभागों की बात कीजिएगा तो इसके 14 विभाग होते हैं। खाली की बात कीजिएगा तो इसमें 4 खाली होते हैं और 10 ताली होते हैं इसमें, है ना? 3 9 17 और 23, सॉरी 27, 3 9 17 और 27, इसमें 4 आपके खाली हो गए, 3 पर, 9 पर, 17 पर और 27 पर 4 इसमें क्या हो गए? खाली हो गए। अब इसके अलावा जो बच गया आपका 10, वो आपका ताली हो गया। ठीक है, चलिए तो इतने सारे चीज जो है आपको एक साथ अगर क्लियर करवाते चलेंगे तो कहाँ से कोई सवाल है कि प्रश्न आपका छूट जाएगा? नहीं छूटेगा भाई। क्वेश्चन आपके लिए हम क्या लाए थे? यहाँ पे 28 मात्रा का ताल कौन है? इनमें से कोई नहीं, ब्रह्म ताल करके निकल जाते आगे, है ना? चलिए, तो ये सब चीजें नहीं, आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेगा और अच्छा अच्छा जो है आपके लिए जो बनते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वो सब भी आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गजम्पा ताल कितने मात्राओं की ताल है? क्या 15 मात्रा की है, 14 मात्रा की, 10 मात्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो ताल गजम्पा कितना मात्रा का ताल है? तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ये आपका 15 मात्रा का ताल है। ठीक है, 15 मात्रा का क्या है? ताल है। अगर इसमें बात कीजिएगा 15 गजम्पा ताल में, तो इसका अगर मात्रा 15 मात्रा है तो इसका जो आपका जो होता है क्या बोलते हैं इसको? विभाग। ये चीज आप लोग को कमेंट करके बताना कि 15 मात्रा के कितने विभाग हैं। 14 मात्रा का ताल एक है आपका, कौन सा जो प्रचलित ताल है? जैसे झुमरा ताल है, आड़ा चार ताल है, धमार ताल है ना, दीपचंदी ताल है। ये सब जो है ताल कितने मात्रा का? 14 मात्रा का है। 10 मात्रा का आपका कौन सा है? सूल ताल है। ठीक है, सूल ताल है, झप ताल है, ये सब आपका किस मात्रा का? तो 10 मात्रा का ये सब ताल है। ठीक है, चलिए ताल से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग का जब याद होगा पिछला जब स्टेट का एग्जाम था, लास्ट दिन ही मैंने सेशन करवाया था ताल वाला, उससे आपका 5 क्वेश्चन ताल से बिल्कुल उसी से आया था, है ना? तो आप लोग कवर करते चलिए, यहाँ पे भी जो भी बताते हैं, जब भी बताते हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलिए, है ना? और जो भी ऐसा नहीं है कि जो भी वीडियोस पुराने हो गए, जो भी सेशन पुराने हो गए, वो आपके एग्जाम में ना पूछा जाएगा। पूछा जाएगा, सब दिन आएगा, हमेशा आएगा और हमेशा आता है ना? तो जो भी पुराने सेशन है उसको भी देखते रहिएगा ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो ज़्यादा से ज़्यादा। आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, सशब्द क्रिया की संख्या है
क्या 4 है, 5 है, 6 है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि क्रिया क्रिया जानते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक सशब्द क्रिया और दूसरा निःशब्द क्रिया। तो सशब्द क्रिया इसमें पूछा जा रहा है कि सशब्द क्रिया जो है उसकी संख्या कितनी बताई गई है, कितनी बताई गई है। देखिए, आपको अगर हम बता दें कि हाथ से जो ताल प्रदर्शन जो करते हैं हाथों से, और उससे उसको जो गिनते हैं ना, वही आपका क्रिया होता है। जब ताली बजाकर उसमें गिनेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सशब्द क्रिया के अंतर्गत। और हाथ केवल हिलाएंगे तो आपका निःशब्द क्रिया के अंतर्गत। तो वही सब चीजें यहाँ पे। तो सशब्द क्रिया की संख्या आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, यहाँ पे 4 है। ठीक है। अब आइए, ये 4 कौन कौन से होते हैं। ये आपका होता है, आपका ध्रुवा होता है, ठीक है, संपा होता है, ध्रुवा, संपा, ताल और सन्निपात, सन्निपात। ठीक है। देखिए, वातज, पितज, कफज और सन्निपात ये तुमरू ने बताया था, है ना, महर्षि तुमरू ने। लेकिन वो क्या है आप लोग को कमेंट करके बता देना है। आप लोग तो बहुत बढ़िया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे समय से जुड़े हुए हैं। भाई नए लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन पुराने लोग जरूर बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो क्या बताया था तुमरू ने, वातज, पितज, कफज और सन्निपात। ठीक है, वो क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन हमारा 10 है, चार बाग के बोल किसके अंतर्गत आता है। क्या फर्द के अंतर्गत, गत के अंतर्गत, चौपल्ली के अंतर्गत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे, चार बाग के बोल जो है ये किसके अंतर्गत, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये गत होता है आपका। ठीक है। और तबला वादक जो है चार पल्लों में चार विभिन्न प्रकार से बोल समूहों का जब प्रयोग करते हैं, यही आपका होता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, चार बाग के गीतों का बंदिश उसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो यही आपका है जो कि गत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका इसको कह दिया जाता है कि भैया ये चार बाग का बोल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, मुख्य परणों की संख्या कितनी है, यानी परण की संख्या कितनी है। क्या 4 परण, 5, 6, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य परणों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आंसर करेंगे कि मुख्य परणों की संख्या 4 है। परण, ये जो आप शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परण का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपका, परण का संबंध जो है आपका पखावज से है। ठीक है, परण का संबंध पखावज से है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम बात कर रहे हैं चार की, जो मुख्य चार परण हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा अगर बात किया जाए कि भैया चार तो बता दिए, लेकिन कौन कौन सा आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो एक तो आपका होता है गत परण, ठीक है, ये होता है। फिर होता है आपका साथ परण, गत परण, साथ परण। और कौन सा होता है, और अगर बात करेंगे तो ताल परण, बोल परण। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ताल परण और बोल परण। ये आपके परण के 4 प्रकार है। ये सब जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ के ऊपर भी लिख कर दे देंगे। तो जो भी लोग चाहेंगे पीडीएफ लेना तो भाई आप लोग को बताएंगे हम अंत में, है ना, जैसा कि हम बता चुके हैं। अभी क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका कौन कौन सा, गत परण, साथ परण, ताल परण और बोल परण। तो मुख्य परणों की संख्या 4 है और परण का संबंध पखावज से है। ठीक है, समय दीजिएगा तो बहुत अच्छे से बिल्कुल सीखिएगा, बहुत अच्छे से सीखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मात्रे के, मात्राओं यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 7 मात्राओं के प्रचलित तालों की संख्या कितनी है। 7 मात्रा वाली ताल जो है आपकी प्रचलित, उसकी संख्या कितनी है। क्या 2 ताल है, 3 ताल है, 4 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कितने ऐसे जो है प्रचलित हैं, यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। 3 ऐसे ताल हैं जो प्रचलित हैं 7 मात्रा के। कौन कौन से हो जाएंगे भाई, तो एक तो आपका रूपक ताल हो जाता है, रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है। एक तो आपका हो जाता है पस्तो ताल, 7 मात्रा की ताल है। दूसरा हो जाता है आपका, तीसरा जो है तिवरा ताल, ये भी आपके 7 मात्रा की ताल है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके 7 मात्रा की ताल है। और तिवरा ताल जो है उसको पखावज की ताल मानी जाती है। 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्म ताल, तिवरा ताल बताया ना, ये ध्रुपद के साथ, है ना। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 नंबर,
स्वर एवं समय के अनुसार जो है उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए, स्वर एवं समय है तो क्या 3 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, 5 भागों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो होता है जो कि संधि प्रकाश राग, अर्थात जैसे कि बात कीजिए आपका, जिसमें क्या होता है कि कोमल रे, ठीक है, कोमल रे और कोमल ध वाले राग गाए जाते हैं, एक तो वो समय होता है। और दूसरा समय होता है कि एक शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले, एक शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले हो जाते हैं समय। और तीसरा समय क्या हो जाता है? कोमल ग और कोमल नी वाले समय हो जाते हैं, कोमल ग और कोमल नी वाले। तो ये आपके जो है इसके अनुसार जो है बांटा गया है 3 भागों में। क्लियर? तो ये आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है? क्या राग मालकौंस में, मालकंस यहाँ पे लिखा गया है, इसको कंस भी कह सकते हैं, कौंस भी कहते हैं, ठीक है। मालकौंस में, राग केदार में, राग बागेश्वरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो नंबर 14 मेरे भाई यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, राग केदार में जो है दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, ठीक है। केदार थाट की बात कर लीजिएगा, इसका कौन सा थाट से ये राग बना है? तो ये आपका कल्याण थाट से राग बना है। और यहाँ पे गायन समय की अगर बात कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर, इसका गायन समय होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केदार की अगर बात कर रहे हैं ना तो साथ ही साथ वादी संवादी भी याद कर लीजिएगा कि म वादी और सा इसका संवादी हो जाता है, म सा इसके वादी संवादी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात कीजिएगा आरोह में रे ग और अवरोह में केवल ग स्वर जो है आपका वर्जित होता है, इसलिए इसकी जाति क्या हो जाती है? इसलिए इसकी जाति हो जाती है औडव साडव, औडव और साडव इसकी जाति हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 16/15 किसका गणितीय मूल्य है? क्या 2 स्वरों का है, 2 श्रुति का है, 2 ताल का है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा यहाँ पे? तो नंबर 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 यहाँ पे किसका गणितीय सूत्र? तो 16/15 जो है आपका, ये 2 श्रुति का गणितीय मूल्य है, जो कि आपको इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। इसको जो है अर्ध स्वर, जैसे कि आपका होता है ना 9/8, ये आपका क्या होता है? गुरु स्वर होता है। इसको ये वाला जो गणितीय मान आता है ये आपका गुरु, और 10/9 जो आपका आता है वो आपका लघु स्वर, और ये आपका हो जाता है 16/15, ये आपका क्या हो जाता है? अर्ध स्वर। यही तो होता है आपका, है ना। तो ये गुरु, लघु और अर्ध होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया, ठीक है। और इसमें अगर बात कर लेंगे, इसमें सेवर्ट का अगर मान पूछ ले कि सेवर्ट में कितना होगा, तो इसका मान फिर आपका हो जाएगा 28 सेवर्ट। कितना? 28 सेवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16। पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? क्या बड़े मुन्ने खां का नहीं, बड़े मुन्ने खां, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी वाला, बड़े गुलाम अली खां, ठीक है। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर के पंजाब, लाहौर में बताया जाता है, ठीक है। पंजाब तो भाई अलग प्रांत हो गया ना। ये जो है बड़े गुलाम अली खां, इनके बारे में बात कीजिएगा तो इनकी ठुमरी है, बहुत प्यारी प्रसिद्ध ठुमरी है। इनका ठुमरी कौन सा था? बड़े गुलाम अली खां साहब का ठुमरी। तो आप लोग को ये बता देना है कमेंट करके। और हम बात कर लेंगे बड़े गुलाम अली खां साहब की, तो ये जो है इनके पुत्र का नाम है क्या? पूछा जाता है मुनव्वर अली खां। क्या? मुनव्वर अली खां इनके पुत्र थे, ठीक है। घराना पटियाला, ये भी आप लोग को ध्यान में रख लेना है। क्लियर? और इस घराने की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है आपका कल्लू खां ऐसे माने जाते हैं मूल पुरुष, ठीक है। कल्लू खां मियाँ, फिर आपका ये दिल्ली घराने वाले तानरस खां थे, वो भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो उनके शिष्य थे, ये बड़े गुलाम अली खां जो आपको बताया नाम अभी, उनके शिष्य कहा जाता था, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखिएगा। देखिए बड़े मुन्ने खां के बारे में बता दें, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ये लखनऊ घराने से थे। कहाँ से थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे बड़े मुन्ने खां। और अब्दुल करीम खां से क्वेश्चन बनता है कि किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके किराना घराना से हैं और इस घराने के संस्थापक भी हैं आपके अब्दुल करीम खां साहब। ठीक है। और अब्दुल करीम खां साहब जो थे, इन्होंने जो थे क्या, आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रख लेना। साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्टेट एग्जाम में, है ना, कहीं भी आ सकता है, स्टेट हो, बीपीएससी हो, या हमारे डीटी प्लस भी, कहीं भी। लेकिन आप लोग अभी स्टेट का एग्जाम अभी होने वाला है जस्ट, तो आप लोग ध्यान रख के चलिएगा सब चीज़ों को, ठीक है। और सारे लोग जो है देखते रहिए। बीपीएससी थोड़ा सा डिले हुआ है मेरे भाई, देखिए बाकी सरकार की मर्जी क्या करती है। बीपीएससी वालों के लिए भाई बहुत दिन से लटका के रखी है। इससे पहले वाला भी स्टेट हो गया था, उसके बाद एक बार भी बीपीएससी आप लोग का नहीं आया है। हम समझ सकते हैं आप लोग की मजबूरियां। फिर आपका स्टेट हो रहा है, थोड़ा सा जो है ये भी समझ सकते हैं आप लोगों की मजबूरी क्या रही है। तो लड़के हैं, बच्चे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा इस बार, ये तो आप लोग के लिए तय है। बाकी सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट कितनी आने वाली हैं। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते चलिएगा, ठीक है। और जो भी बताते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। जिनको लगता है भाई कि हम अपनी तैयारी और बेहतर करें, ये जो है सेशन देख लें, उसका फिर पीडीएफ पढ़ें, वहाँ भी हम इसी प्रकार से अपनी नज़रों से दौड़ाएं कि क्या क्या क्वेश्चन सर ने बताया था सेशन के अंदर, और उस चीज़ों को जो है पीडीएफ में याद करने की कोशिश करें। तो भाई जैसे आप लोग करना है, जैसे जो करना है आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग नोट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे भी आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भरत मत के अनुसार राग रागनियों की संख्या कितनी है? देखिए भरत मत के अनुसार अगर बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए राग रागनी वर्गीकरण की अगर मतों की बात है, पूछा जाता है कि कितने मत प्रचलित थे, तो मेरे भाई 4 मत। कौन कौन सा? शिव मत, या आपका फिर उसके बाद फिर कलिनाथ मत, भरत मत और हनुमान मत। ये आपके 4 मत प्रचलित थे। तो शिव मत और कृष्ण मत, या फिर आप कल्लीनाथ मत कह लीजिए, उन दोनों में 6 राग और 36 रागनियां थी, ठीक है। लेकिन शिव मत और भरत मत, ये सॉरी, हनुमान मत और भरत मत में 6 राग और 30 रागनियां थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पे पूछ रहा है भरत मत के अनुसार, तो आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 6 राग और 30 रागनियां, ठीक है। 6 राग और 30 रागनियों के बारे में बात, वो तो जो आपका है ना मूल राग है, ठीक है। इसके अनुसार अगर बात कीजिएगा, फिर आपको बता ही चुके हैं सोमेश्वर मत वाला वो सब, ठीक है। और इसके जो है क्या बताया गया था इसमें कि भरत मत के अनुसार जो है भैरव, मालकौंस, हिंडोल, फिर आपका दीपक, ठीक है, राग श्री, ठीक है। उसका फिर अगर बात कीजिएगा मेघ की और मेष राग की, तो प्रत्येक की जो थी उन सभी की 5-5 रागनियां बताई गई थी, 5-5, ठीक है। और 8-8 उसके पुत्र भी बताए गए थे। पुत्र कितने? 8-8 सभी के पुत्र थे, और पुत्र वधुएं थी। ये सब आप लोग को ध्यान रखना। ये आपका, वैसे ये क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा रिपीट होता है, चारों मत वाला, है ना। एक्स्ट्रा बता दिए वो चीज़। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सामगान में कितने स्वरों का प्रचलन मिलता है? सामगान, देखिए सामगान में अगर बात कीजिएगा तो क्या 3, 4, 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, कितने स्वर का? यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को कि भाई 3 स्वर का मिलता है, ठीक है। कौन कौन से स्वर वो होते हैं? वो होते हैं उदात्त स्वर, वो होते हैं अनुदात्त स्वर, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, स्वरित स्वर। यानी ऊंचे स्वर जो होते थे भाई, ऊंचे स्वर, ठीक है, ऊंचे स्वर जो होते थे उसको उदात्त कहा गया था। नीचे स्वर जो होते थे उसको अनुदात्त कहा गया था। और जो बीच वाले, जो मध्यम जो स्वर होते थे, बीच में जो स्वर होते थे बीच वाले, वो आपका स्वरित कहा जाता था। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल देके समझाऊं तो बात कीजिएगा, उदात्त यानी तार सप्तक, ऊंचे स्वर, ठीक है। अनुदात मतलब नीचे, मंद्र सप्तक, है ना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे ऐड नहीं कीजिएगा, बस समझने के लिए। स्वरित मतलब मध्य, मध्यम यानी मध्य सप्तक, है ना। उदात में कौन कौन से स्वर आते थे, अनुदात में कौन कौन से स्वर आते थे, स्वरित के अंतर्गत कौन कौन से स्वरों को रखा गया था, ये भी जान लीजिए, बता ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो बता रखे हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं भाई, सब लोगों के लिए जो है बताना और करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उदात यानी कि देखिए इसमें आप लोग एक तरह से याद रखिएगा कि 2 श्रुति वाले स्वर, ठीक है। अनुदात इसमें 3 श्रुति वाले स्वर, स्वरित इसमें 4 श्रुति वाले स्वर। अब कभी भूलिएगा तो नहीं ना,
अब कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दो श्रुति में कौन कौन सा है, द्वय द्वय निषाद गंधारते, तो निषाद और गंधार जो है आपके इसके अंतर्गत आएगा। त्रि त्रि री सब धैवतो यानी रे और ध आपका आएगा अनुदात के अंतर्गत। और चार में कौन सा, षडज मध्यम पंचमा यानी कि सा म और प यह आ जाएगा आपका स्वरित स्वर के अंतर्गत। समझ गए। तो कितने श्रुतियों वाले कौन कौन से स्वर उसमें प्रयुक्त भी होंगे और कैसे होते हैं सब आ गई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, नहीं समझ में आया होगा जिनको भाई कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्लास में उसका जो है एक वहाँ पे चार्ट प्रस्तुत कर देंगे बीच में आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि रागपुरिया में कौन सा स्वर वर्जित है। क्या नी वर्जित होगा, रे वर्जित होगा, प वर्जित होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो रागपुरिया, ठीक है। देखिए पुरिया है, एक है पुरिया धनाश्री, तो पुरिया धनाश्री जो है आपका कहाँ से हो जाता है, पूर्वी थाट से। लेकिन ये आपका राग पुरिया में जो है पूछा जा रहा है कौन सा जो है वर्जित है, क्योंकि पुरिया जो है आपका मारवा थाट से है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्जित हो जाएगा, ठीक है। पंचम स्वर वर्जित है। और ये आपको थाट बता दिए, मारवा थाट। और इसमें कोमल ऋषभ के साथ साथ अगर बात कीजिएगा रे कोमल के साथ साथ मध्यम तीव्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि मारवा थाट का तो पहचान ही यही है, कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम, है ना। और इस राग की अगर बात कीजिएगा जाति की, तो ये पुरिया जो है आपका साडव जाति का राग है, ठीक है, ठीक है। वादी स्वर इसका अगर बात की है, वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद, तो ग और नी इसके वादी संवादी हो गए, ठीक है। और गायन समय की बात कीजिएगा तो ये आप जानते हैं कि सायकालीन संधि प्रकाश राग है, तो ये आपका 4 से 7 बजे के बीच में संध्या काल में गाया जाता है, सायकाल में। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंस है इसके, और इससे ज़्यादा जो है आप लोग को क्या पूछेगा किसी भी राग से, है ना। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचम वेद के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। क्या आंसर होगा, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद, अथर्ववेद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, पंचम वेद के नाम से नाट्यशास्त्र को जाना जाता है। जिसके रचयिता कौन है आप लोग को ही बताना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया है ना। तो रचयिता कौन है, इसके कितने अध्याय हैं ये भी, चलिए मैं ही लिख दिया भाई, क्वेश्चन मार्क लगाने वाला था 36, मुझसे ही लिखा गया। चलिए आप लोग सब जानते हैं ये सब, है ना। संगीत से रिलेटेड कितने अध्याय हैं, तो 28 से 33 तक के हैं टोटल अध्याय संगीत से रिलेटेड, ठीक है। काकू के कितने कौन से अध्याय में वर्णन, 17वें अध्याय में। रस तथा भाव का वर्णन 6-7वें अध्याय में मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर हो गया ना ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र। ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद माना जाता है, पहला वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है। और ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल हैं, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है, ठीक है। 10वां मंडल में आपका चारों वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका वर्णन 10वें मंडल में आपको मिल जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र के जो है आपके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो देवता सूर्य को समर्पित है, उनकी सावित्री को समर्पित है। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद इसको कहते हैं जादू टोना वाला वेद, ठीक है। किसको, अथर्ववेद को कहते हैं जादू टोना वाला वेद कहते हैं अथर्ववेद को। और अथर्ववेद में लोहा जो आप जानते हैं ना आज, लोहा के लिए श्याम अयस्क नाम दिया गया है, श्याम अयस्क नाम मिलता है लोहा का। जो श्याम अयस्क है वो लोहा के लिए कहा गया था अथर्ववेद में। तो भाई ये तो चीज़ें जो है भारी चीज़ें थी, ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये आपसे लोहा वाला नहीं पूछने जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। चलिए क्वेश्चन 21 नंबर यहाँ पे देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सितार के किस भाग में जवारी किया जाता है। क्या घोड़च में, तबली में, पर्दा में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सितार के कौन से भाग में, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़च। सितार के घोड़च में जो है जवारी किया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तबली के ऊपर अगर बात करेंगे, तबली के ऊपर जो होता है आपका लकड़ी, उसको जो होता है हाथी दांत की एक क्या होती है, चौकी होती है, और जिस पर तार रखे हुए होते हैं, ठीक है। इसे घोड़च अथवा ब्रीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको घोड़च अथवा ब्रीज कहेंगे। जब देखेंगे आप लोग तो वहाँ पे
पिक्चर इसका लाते तो आप लोग को बहुत अच्छा समझा पाते। वैसे आप लोग जानते हैं, देखे होंगे सितार का पिक्चर, है ना? और इसी की जो है ऊपरी जो सतह होती है, इसकी जो ऊपरी सतह उसी को कहते हैं जवारी। तो वही जवारी कहाँ किया जाता है? तो घोड़च पर किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया आपका। और तबली क्या होता है? जो नीचे जो ये वाला जो ऐसा बना हुआ होता है ना, और इसके ये क्या बोलते हैं उसको, तबली, यहाँ पे ढका हुआ होता है, वही आपका तबली होता है। और पर्दा जो है ये आपका कहाँ पे होता है? डांड पे लगा हुआ होता है पर्दा। ठीक है। चल सितार के जो है प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक चल ठाट के सितार और दूसरा होता है आपका अचल ठाट का सितार। तो चल ठाट के सितार में जो है आपके 16 से 19 पर्दे लगाए जाते हैं, अचल ठाट में फिर आपके 21 से 24 पर्दे लगाए जाते हैं, है ना? तो ये सब जो है पर्दों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है कि कौन से ठाट का सितार है वो। उसके कुल तारों की संख्या कितनी? 7 हो जाती है। पहला तार जो आपका है क्या कहलाता है? बाज का तार कहलाता है। दूसरा तीसरा जोड़ी का तार कहलाता है। छठा तार आपका पूछता है फिर तो वो छोटी चिकारी हो जाता है। सातवां तार आपका पूछता है वो क्या कहते हैं उसको, तो वो बड़ी चिकारी हो जाता है। तो ये सब तारों के बारे में भी थोड़ा जो है ये जानकारी रखनी पड़ेगी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर का कि ठेके का प्रौढ़ रूप क्या कहलाता है? क्या पल्ला कहलाता है, तिहाई कहलाता है, पेशकार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? तो ठेके का जो प्रौढ़ रूप होता है उसको कहते हैं पेशकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ठीक है, पेशकार कहते हैं। ठीक है। किसी भी ताल की अगर मात्राओं को अगर तबला या पखावज के अगर वर्णों की सहायता से जो है तबले या पखावज पर बजाने योग्य जो बोल समूह जो होता है ना, वो आपका ठेका होता है। ठेका का ये क्या होता है? परिभाषा होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ताल का जो है मात्रा को तबला पखावज पर अगर आप बजा रहे हैं वर्णों की सहायता से, तो वही आपका क्या होता है? तो वही आपका जो बोल समूह बज रहा है वही आपका ठेका होता है। और प्रत्येक ताल का जो है अलग अलग ठेका होता है। जैसे कि आप दादरा बजेंगे तो उसका अलग ठेका रहेगा, और कोई ताल बज रहे हैं तो उसका अलग ठेका रहेगा। तो वही होता है। तो ठेके का जो प्रौढ़ रूप होता है उसको पेशकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 23 नंबर का, अनिबद्ध तथा निबद्ध में अंतर का क्या कारण है? क्या ताल का कारण है, गमक का कारण है, मीड का कारण है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर है? क्या कारण है इसका कि अनिबद्ध और निबद्ध हो जाता है कोई भी चीज? ठीक है, तो ये गान जो है आपके गान के दो प्रकार, एक अनिबद्ध गान और दूसरा निबद्ध गान। तो आप लोग को हम बता के रखे थे कि निबद्ध वाला वो होता है जो कि आपका ताल में बंधा हुआ होता है, और अनिबद्ध वो होता है जो कि आपका ताल में बंधा हुआ नहीं होता है। तो निबद्ध और अनिबद्ध कॉमनली क्या देखे आप? ताल देखे, ताल ही ना है, क्योंकि ताल में बन जाता है एक, दूसरा ताल में नहीं बनता है। तो यही तो अंतर का कारण है कि ताल में नहीं बन रहा है, दूसरा बन जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ताल। ताल का अंतर होता है, गमक से तो कोई मतलब नहीं है। स्वरों का विशेष प्रकार का कंपन जब गायन करते हैं, जो गले में जो हरकतें होती है, जो कंपन करते हैं, वो गमक होता है। मीड है, जब गाते हैं तो मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर तक, जैसे कि आपका बिना टूटे हुए हम जब जाते हैं, अटूट बोलना मीड कहलाता है ना? तो इससे तो कोई मतलब है नहीं इसका। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज तरंगिणी के लेखक हैं? राज तरंगिणी, क्या पंडित लोचन, पंडित दामोदर, कल्हण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो राज तरंगिणी की अगर हम बात करेंगे तो राज तरंगिणी कल्हण यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, एक बार मैंने और क्वेश्चन करवाया था जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये राज तरंगिणी यहाँ पे लोचन कीजिए, लेकिन राज तरंगिणी आप लोग गौर से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे राज है, ये राज है और ये आपका राग है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो राज तरंगिणी तो कल्हण और राग तरंगिणी तो लोचन। ठीक है, दामोदर की बात कीजिएगा तो इनका एक पुस्तक है संगीत दर्पण। संगीत दर्पण एक पुस्तक है इनकी, है ना, दामोदर जी की। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित दामोदर का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? देखिए आप लोग को बताए थे ना कि हम पीडीएफ के बारे में आप लोग को बताएंगे अंत में, सेशन के अंत में, कि पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को केवल 199 का दोस्तों पेमेंट करना पड़ जाएगा, जो कि आप लोग के लिए कुछ नहीं है एग्जाम्स की तैयारी को देखते हुए, है ना। तो इसके लिए आप लोग को संपर्क कैसे करना है? तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कीजिएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जिनको भी लेना है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे जाके लिख दीजिएगा कि पीडीएफ
चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग को वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और स्कैनर्स के माध्यम से आप लोग को 199 पेमेंट करके जो आपका ST ET का PYQs क्वेश्चन जितना भी हुआ है आपका वो करवाए हैं वो भी दे देंगे और BPSC का जो भी PYQs है, जो भी क्वेश्चन हुआ है वो भी आप लोग को दे देंगे और जो भी क्लासेस उसके अलावा जो अतिरिक्त हुई है वो भी क्लास का PDF देंगे और आने वाले जो क्लास जो आएंगे उसका भी PDF आप लोग को केवल 199 में ही मिलेगा, बस वन टाइम पेमेंट 199 का। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था हमारा, देख लेते हैं। पंडित दामोदर का ग्रंथ कौन सा है? क्या संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, पारिजात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो संगीत पारिजात ये आपका अहोबल का हो जाएगा, संगीत रत्नाकर सारंगदेव का हो जाएगा और यहाँ पे जो है पंडित दामोदर की ग्रंथ है संगीत दर्पण आंसर हो जाएगा।